जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और अपनी तैयारी में एक बड़े ही शानदार और ज़बरदस्त वाले अंदाज में जुटे हुए। उम्मीद करता हूं कि बहुत मेहनत के साथ आप सभी अपनी इस तैयारी को लेकर चल रहे होंगे। अ, जितनी सारी क्लासेस हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी उन्हें लेते होंगे। साथ के साथ कोई भी ना मतलब बैकलॉग मत बनाइए। आप ऐसा मत करिए कि अब क्लासेस को ले रहे हैं, 4 दिन पुरानी क्लासेस को आज ले रहे हैं, आज की क्लासेस को 4 दिन बाद लेंगे। उस तरह का एक बैकलॉग मत क्रिएट करिए। जित जितना हो सके हमारे इस कोर्स के साथ में चलिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी चीज़ से आप तुरंत जुड़ सकें। अगर मान लीजिए आज हम कहें कि भाई प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास समय हो। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि यार मैं तो 4 घंटे क्लास लेता हूँ, 4 घंटे मेरा बैकलॉग है, मैं प्रैक्टिस सेट कहाँ से लूँगा? मतलब एक बार बैकलॉग इकट्ठा हुआ ना, तो बहुत सारी समस्याएँ आपके सामने आ जाएँगी, इसलिए बैकलॉग बिल्कुल मत इकट्ठा होने दीजिए। चलिए जी, कैसे हैं आप सब लोग? बताइए कैसे हैं आप सबके हाल-चाल? और रिवीज़न ज़रा मैं चेक कर लूँ आपका, एक क्वेश्चन के साथ, बाकी आप सभी मुझे अपने हाल-चाल बताते रहिए। और क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था वैद्युत विभव, तो मुझे बताइए कि वोल्ट किसे कहा जाता है? वोल्ट किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हम रख लेते हैं। इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाता है। थोड़ा सवाल को घुमाया है मैंने, ध्यान से करना, ठीक है? या जूल कूलाम की पावर 2। थोड़ा-सा ध्यान से करेंगे। थोड़ा-सा ध्यान से करना, ठीक है? जल्दबाजी में मत करना इसका उत्तर। मैं कह रहा हूँ फिर से थोड़ा-सा क्वेश्चन को मैंने घुमाया है। थोड़ा-सा ध्यान से करेंगे। सभी साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग। रमेश, आकांक्षा, बहुत सारे तेज़ी से आपके कमेंट चल रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगा कि सभी के तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा। बाकी जो भी मेरी नज़रों के सामने हैं, आदित्य हैं, पंकज हैं, रोशन हैं, सम्राट भाई हैं, मुकुल हैं, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का भी। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलिए। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करते हुए चले जाना है। किसी काफ़ी सारी चीज़ें कई बार हमारी केवल पढ़ाई के चक्कर में पीछे छूट जाती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को तो छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का थोड़ा ख़्याल रखिए। जैसे थोड़ा-सा फैमिली को हल्का-हल्का टाइम दीजिए। हालाँकि मैं मानता हूँ कि इस स्टेज पर हिम्मत नहीं होती है कि हम क्या टाइम दें। फैमिली में जहाँ 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं होती है, ना मन करता है, क्योंकि पता है वही फिर जॉब की बातें शुरू होंगी। फिर भी कोशिश करिए किसी एंगल से, अगर कहीं आपको किसी फैमिली मेंबर को आपकी ज़रूरत है, जैसे किसान परिवार के बच्चे जो होते हैं, जब खेतों में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो माता-पिता हेल्प ले लेते हैं। थोड़ी-सी उनकी हेल्प कर दीजिए, कहीं अपना टाइम कैसे भी बचा लीजिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खैर उनके बीच में बैठकर बात करने लायक तो हम तभी बनेंगे कि जब हम कुछ बन जाएँ। जब हम उनसे कुछ उनकी मदद कर सकें, आर्थिक मदद कर सकें फाइनेंशियली। तो मैं वही कह रहा था, आप कुछ थोड़ी-सी गलती करेंगे। हालाँकि लगभग 90% साथी मेरी बात को समझ गए थे और उन्होंने बड़ा तसल्ली से, ध्यान से, सोचकर उत्तर किया है। देखिए हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसकी यूनिट कि भाई वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलाम, ठीक है? जूल पर कूलाम। तो अगर नीचे सी होता, तो फिर वो प्लस में होना चाहिए था, माइनस में नहीं होना चाहिए था। जो कुछ 10% साथी सी उत्तर कर रहे हैं, वो गलत इसलिए है क्योंकि सी नीचे है तो प्लस का होना चाहिए था। अगर इसी सी को आप ऊपर ले जाएँ तो माइनस का होना चाहिए था। तो या तो ये हो या तो ये हो। अब देखो, ऊपर माइनस का ठीक है, ऊपर प्लस का नहीं होना चाहिए, नीचे माइनस का नहीं होना चाहिए, और पावर 2 तो कैसे भी नहीं होंगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा बस ध्यान से करना है। इसको कहते हैं हम कि हमने जब सब पढ़ लिया हो, तो थोड़ा-सा आँखें ना खुली करने के कारण हम गलत कराए। जो चीज़ें मुश्किल आई पेपर में, उनको आप भले ही गलत कराना, क्योंकि वो सबके लिए मुश्किल हैं, उनमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। बट ऐसी आती हुई चीज़ जो थोड़ी घुमा कर पूछी है, हम गलत कराए और एग्ज़ाम से निकल कर हमें समझ आया कि अच्छा ये तो ऐसे होना था, बड़ा अफ़सोस रहेगा, और यही चीज़ें आपको पीछे ले जाती हैं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने मुश्किल चीज़ों को हल किया, सफलता इस बात पर निर्भर करती है पेपर में कि जो करने लायक था, वो आपने कितना गलत कर दिया। बस, जो उनको कम से कम गलत करेगा वो सफल है, वही सिलेक्टेड है। चलो तो थोड़ा-सा ध्यान से करेंगे ऐसी चीज़ों को। अब एक बार अगर मैं आपको रिवीजन कराऊँ, तो साथ ही हम लोगों ने पढ़ लिया है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को। हमने पढ़ा वैद्युत विभव, हमने पढ़ी वैद्युत धारा, और अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि वैद्युत आवेश इस चैप्टर की जड़ है, जान है, नींव है। जो मैंने पहले दिन कहा था, उसी से वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ है और उसी से वैद्युत धारा उत्पन्न हुई है। अब एक चौथा चौथी राशि, 3 राशियाँ हमने पढ़ ली। मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर में कुछ-कुछ राशियाँ ही पढ़नी है हमें। 3 राशियाँ अब तक हमने पढ़ ली हैं। एक चौथी राशि आज हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध। तो आज की राशि रहेगी विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, यानी कि इलेक्ट्रिकल
रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। अब देखो, आप इसको कई बार केवल प्रतिरोध भी बोल देते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिन चीज़ों को आप अलग अलग पढ़ते थे, जैसे आप केवल पढ़ते थे आवेश यानी चार्ज, आप केवल पढ़ते हो विभव यानी कि पोटेंशियल, आप केवल पढ़ते हो धारा यानी कि करंट, जबकि इनके सामने विद्युत शब्द लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये केवल विद्युत चैप्टर के लिए रिजर्व थोड़ी है। भाई धारा कह रहे हो आप, क्या धारा कोई सुने कि भाई कहीं धारा बह रही है बस, तो क्या किसी को समझ आ जाएगा कि विद्युत धारा बह रही है? भाई धारा तो पानी की भी हो सकती है। धारा का सिंपल मतलब है, धारा तो एक हिंदी का शब्द है भाई। करंट तो एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है बहना। तो अगर जल बह रहा है तो जल की धारा, और अगर विद्युत बह रही है तो विद्युत की धारा। ऐसे ही आवेश का मतलब क्या होता है कि कुछ करके दिखा सकता है। मैंने आपको उन शब्दों को व्यवहारिकता से जोड़कर बताया है। आवेश का मतलब है कुछ करके दिखा सकता है, पोटेंशियल का मतलब भी यही है, कुछ करके दिखा सकता है। तो अगर हम कहें कि भाई वो कुछ करके दिखा सकता है, तो क्या समझ में आ रहा है कि हाँ विद्युत की बात चल रही है? नहीं, आपको विद्युत बोलना पड़ेगा उसके साथ। तो ऐसे ही प्रतिरोध भी एक सामान्य शब्द है। अगर रेजिस्टेंस का मतलब आप जानते हो इंग्लिश में, हिंदी में, तो मेरे हिसाब से प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के मार्ग में रुकावट है। आप अवरोध कहते हो या प्रतिरोध कहते हो, ये भाई देखो वहां पर कोई अवरोध है या वहां पर कोई प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई हमें रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है कुछ करने से। तो यहां पर विद्युत प्रतिरोध में क्या हो जाएगा? विद्युत शब्द का मतलब हो जाएगा, देखो जनरली प्रतिरोध का मतलब कुछ भी करने से रोका जा रहा है, और विद्युत प्रतिरोध का मतलब, विद्युत का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की गति को अवरोधित किया जा रहा है। यानी कि कहीं इलेक्ट्रॉनों की गति अवरुद्ध हो रही है, रुक रही है, रजिस्ट हो रही है। बस इसी चीज को कहते हैं हम विद्युत प्रतिरोध। तो उम्मीद है कि आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं और एक शानदार सी चीज दिखाता हूं। देखो एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। एनिमेटेड पिक्चर ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, एक बड़ी शानदार सी चीज आपको यहां से समझ में आएगी। जैसे ये एक पिक्चर देखिए आप, भूल गई? देखो, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको वोल्टेज, करंट, सेकंड को, वोल्टेज, ये करंट है, ये कौन है? वोल्टेज। मैं लिख देता हूं चाहो तो यहां पर, ये है हमारा वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, ये है हमारा करंट, और ये है हमारा प्रतिरोध। अब क्या है, आप एक पाइप मानिए, जैसे मैंने आपको कल भी क्या बताया था कि वोल्टेज एक ऐसी चीज है कि जो करंट को आगे धक्का देती है। जैसे एक पाइप में पानी होता है, तो पानी को धक्का कौन देता है? प्रेशर, पीछे से पड़ने वाला प्रेशर। तो पानी जो है उसको समझिए आप करंट, धारा, धारा को बहाना है। कहते हैं ना आप धारा बह रही है, तो असल में हमें धारा को बहाना है, पानी को बहाना है। अब पानी में जब तक प्रेशर नहीं मिलेगा पीछे से, तब तक वो बहेगा कैसे? वो तो वहीं रुका हुआ रहेगा। पानी को जब तक कोई पीछे से धक्का नहीं देगा, आप मोटर से अटैच करते हो तभी तो पानी को धक्का मिलता है, तभी वो आगे बहता है। तो धक्का यहां पर कौन देता है? करंट को वोल्टेज देता है। लेकिन अगर आप पाइप को बीच में से दबा देंगे ऐसे करके, तो जो धारा है, यानी कि जो पानी की धारा है, यहां विद्युत की धारा समझो, करंट समझो, तो जैसे पानी की धारा को बहने में दिक्कत होती है, वैसे ही अगर मान लीजिए प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पकड़ के और तार को मान लो ऐसे कर दे, यहां तार को नहीं करेगा, ये तो पाइप, पाइप तो दब सकती है, तार कैसे दबेगा? तो कुल मिलाकर प्रतिरोध जैसे ऐसा है कि धारा को ये तो सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है, लेकिन ये करता है रोकने की कोशिश। बस ये आपको समझना है कि धारा को बढ़ाने में वोल्टेज तो पीछे से धक्का दे रहा है। अब धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का कॉम्बिनेशन ही तो है भाई, बहुत सारा आवेश फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए कोई तो पीछे से धक्का दे, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो चल नहीं सकते, तो उनको धक्का देता है वोल्टेज। लेकिन तार में मौजूद प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। आओ इसको और अच्छे से समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। एक सेकंड का समय देंगे। तो यहां तक हमें समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है इसको रोकने की कोशिश करता है। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं, वहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। देखो मान के चलिए कि मेरे पास ये दो तार हैं, मेरे पास एक सिल्वर का तार है, एक चांदी का तार है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।
और ये मेरे पास एक मान लो कॉपर का तार है, ये मेरे पास एक कॉपर मतलब तांबे का तार है, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लो इनमें ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो यहां से चले इलेक्ट्रॉन इतने 4 इलेक्ट्रॉन, यहां से भी 4 इलेक्ट्रॉन चले, तो हो सकता है कि देखो यहां पर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए चांदी में, या 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, और तांबे में हो सकता है, या इसको और लोहा ले लो तो आप ज़्यादा एक अच्छा कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना, लोहा ले लो तो ज़्यादा बेहतर कंपैरिजन कर पाओगे। लोहा यानी कि आयरन, तो आयरन में हो सकता है कि केवल यहां से यहां तक 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच पाए, या इसमें 4 जा रहे हैं तो इसमें 2 चले जाएं, इसमें 3 जा रहे हैं तो इसमें 2 चले जाएं, ऐसे। कुल मिलाकर आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक एक तार में ज़्यादा जा रहे हैं और एक तार में कम जा रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो मैं तुमसे पूछूं कि एक आदमी अच्छा है, एक आदमी थोड़ा सा बुरा है, थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है, ऐसा क्यों है? अरे भाई वो तो उसका नेचर है, वो तो उसकी प्रकृति है। प्रकृति ने चांदी को बनाया ही ऐसा है कि वो अपने अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को गुजरने देगा। लोहे को ऐसा बनाया है कि वो अपने अंदर से कम इलेक्ट्रॉनों को गुजरने देगा। अगर कॉपर को देखेंगे, तांबे को देखेंगे, तो वो चांदी से कम गुजरने देगा लेकिन लोहे से ज्यादा गुजरने देगा। अगर आप प्लास्टिक को देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं गुजरने देगा, ना के बराबर गुजरने देगा। तो असल में अगर हम केवल चालकों में बात करें, मैं प्लास्टिक को लूँ ही ना, मैं कुचालक लूँ ही ना, मैं इंसुलेटर्स लूँ ही ना, अगर मैं चालकों में बात करूं तो चालकों में भी सभी में जितनी धारा तुम यहां पर दोगे उतनी धारा आपको आगे नहीं मिलेगी। किसी में कम धारा मिलती है, किसी में ज्यादा धारा मिलती है। ये उस चालक पर निर्भर करता है कि वो इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में कितना अवरोध उत्पन्न करे, कितने रुकावट उत्पन्न करे। चांदी जैसे अच्छे चालक ना के बराबर या 0 रुकावट उत्पन्न करते हैं, जबकि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये उसके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। अच्छा, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, इन सब में भी कॉपर अच्छा है, लोहा इनमें सबसे बेकार है, एल्यूमिनियम फिर भी ठीक है। तो आपने कभी जो घरों में मोटर यूज होती है उनके तार लोहे से बने नहीं देखे होंगे, वो महंगा वो हालांकि सस्ता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। आपने देखा होगा कॉपर और एल्यूमिनियम की मोटरें ज़्यादा चलती हैं, कॉपर की थोड़ी महंगी आती हैं, एल्यूमिनियम की थोड़ी सस्ती आती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। जरा आप मुझे बताइए कि ये बात समझ में आ गई कि विद्युत प्रतिरोध का मतलब है कि धारा, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। एक बार थम्स अप कर दो, जी हाँ, ये बात मुझे समझ में आ गई। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल इन द path of current, obstacle in the path of current is called as electrical resistance। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, R से दिखाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस जगह को इतनी ही छोड़ना, ठीक है, एक थोड़ा सा आगे पेज पे लिख लेना, है ना, थोड़ा पेज छोड़ के या कहीं साइड में लिख लेना, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेना और उसका जवाब देना। छोटा सा क्वेश्चन लिखना कहीं साइड में। क्वेश्चन है मेरा सवाल आपसे कि विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और प्रतिरोध को लेकर आपके दिमाग के सारे तारों को ना खोल दे तो कहना, मतलब मैं कह रहा हूं इस क्लास में ना आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आज हमने कुछ सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे पहले की क्लासों में भी आपने सीखा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आता था, थोड़ा बहुत आपने क्लैरिटी ली उनके बारे में। लेकिन इस क्लास में तो आप ये कहेंगे अरे यार आज तक तो हम गलती पढ़ते हुए आए थे, आज आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो एक बार, ऑप्शन है ए वोल्टेज पर, मैं वी बना दूं, समझ जाओगे ना।
हालांकि वहां पूरा लिखा होगा वोल्टेज पर, बी है धारा पर, सी है वी एंड आई दोनों पर, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों पर, और डी है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो इस प्रश्न का मुझे सभी उत्तर बताओ और देखा जाए कि चीजें आपको कितनी क्लियर हैं। बताइए कि विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। सर बहुत स्लो हो रहा है मनोज कुमार, कोई दिक्कत नहीं है भाई बच्चे, स्लो से कोई समस्या नहीं है। हमें हर साथी को साथ में लेकर चलना है। आप में से केवल 5% ऐसे साथी होंगे जिनके बेसिक स्ट्रांग है और उनको बेसिक से चलने में स्लो लगेगा, लेकिन इस क्लास में मेजोरिटी 90% उनकी है जिनके बेसिक भी क्लियर नहीं है, बट वो भी तो पढ़ना चाहते हैं। बड़ी उम्मीद से उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। प्लीज़ मैं आपसे उनकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भाई हाथ जोड़ के थोड़ा सा कॉपरेट करिए। एग्जाम से बहुत पहले सिलेबस खत्म कराना मेरी जिम्मेदारी है। ज़्यादा क्लास लेने में हो सकता है आपको तो कोई समस्या नहीं, मुझे आपसे ज़्यादा समस्या है भाई। मुझे 5-5 क्लास लेनी पड़ रही हैं, मुझे और क्लास नहीं ले पा रहा हूँ मैं आपके इस क्लास के चक्कर में। लेकिन आपसे जल्दी तो मुझे होनी चाहिए सिलेबस खत्म करने की, लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी मत करिए, ना तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, अब देखो मेजॉरिटी आप उठा के देखिए। मैं कहता हूं इस सवाल का उत्तर जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक आप यही करते हैं जो आप कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का क्वेश्चन है सी। ठीक है ये, और मैं कह रहा हूं कि अभी रुक जाओ, इस क्लास के बाद आप इसका उत्तर बदल दोगे और सही उत्तर कर दोगे। इसका मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये इसका गलत उत्तर है। आप पता कहां से निकाल रहे हो? आपको लगता है कि ओम का नियम है V बराबर आई आर। आपने कहा कि R बराबर V बटे आई। आर जो है इस पर निर्भर करता है कि वोल्टेज पर और धारा पर, इस तरह से आप कह रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप दोनों में गड़बड़ कर दे रहे हो। अभी आप इसका उत्तर चेंज करोगे, इसको अब ऐसे ही होल्ड कर दीजिए। पहले आप ये सीखो कि विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, फिर देखेंगे कि असल में वो वोल्टेज और धारा पर निर्भर करता है। चलो मेरा आपसे एक सवाल है, इसको सीखने में आओ, सीखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध आखिर निर्भर किस पर करता है। एक बच्चे ने कहा कि भैया एक बात बताओ, ये हमारे लिए पहली बात तो लाभदायक चीज है या नुकसानदायक चीज है, एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। मैंने कहा कि देख भाई, बहुत सारी जगह पे हमें, अब तुम्हें सुन के तो ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने इसकी परिभाषा बताई है कि ये धारा को रोकता है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन एक बात सोचो ना, कि मान लो आपके घर में मेन लाइन से जो बाहर गांव के बाहर लाइन जा रही है उसमें 10 एम्पियर की धारा है फॉर एग्जांपल। आपका फ़ोन चलता है 1.5 एम्पियर पे, आपकी वॉशिंग मशीन चलती है 15 एम्पियर पे। तो मतलब ये हुआ कि उसी 10 एम्पियर को हमें कम भी करना है, ज़्यादा भी करना है। तो भाई हमें धारा को ऐसा नहीं है कि कम नहीं करना होता, कम भी करना होता है, तो हम जानबूझकर प्रतिरोध लगाते हैं कि भाई इसको रोक दे। तो प्रतिरोध हमारे काम की चीज है, ये हमारे लिए धारा को जहां चाहिए उतनी देगा और जहां चाहिए वहां घटा भी देगा। ठीक है, पहली चीज तो। अब एक साथी ने कहा कि भैया अगर हमें इसकी मदद से धारा को नियंत्रित करना है, मतलब मान लो मुझे इसका वैल्यू तो सेट करनी पड़ेगी कि भाई इतना प्रतिरोध यहां पर होना चाहिए। अब जब तुम्हें किसी चीज की वैल्यू सेट करनी है, तुम्हें किसी चीज का मान सेट करना है कि भाई इस तार में प्रतिरोध इतना होना चाहिए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोध आखिर निर्भर किस पर करता है। मान के चलो मैं बाजार से तार लाया कॉपर का, मेरे पास पूरा बंडल पड़ा हुआ है, मेरे पास 100 मीटर का बंडल पड़ा हुआ है कॉपर के तार का। अब कहीं पर मुझे जरूरत है 5 ओम के प्रतिरोध की, तो मैं क्या करूं उस तार के साथ? कहीं पर मुझे जरूरत है 20 ओम के प्रतिरोध की, तो मैं क्या करूं उस तार के साथ? भाई मुझे पता होना चाहिए ना कि प्रतिरोध आखिर निर्भर किस पर करता है किसी तार में। तो आओ सबसे पहले हम लिखेंगे, अच्छा पहले यहां पर थोड़ी सी जगह में डाल लो इसका मात्रक। तो देखो इसका जो सूत्र से मात्रक है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसकी जो यूनिट है, फिलहाल इसका जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक पढ़ लो, सूत्र के बाद सूत्र वाला मात्रक बाद में बताऊंगा। ऐसा ही मात्रक जो है वो है इसका ओम। ठीक है, इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है ओम। इंग्लिश में इसे OHM लिखा जाएगा, और इसका जो प्रतीक है, सिंबल जो है इसका, वो ये है। ये हो गया प्रतिरोध का मात्रक। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमंस ओम, उनके नाम पर इनका मात्रक रखा गया। कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी विमा आपको तब निकालनी आएगी जब इसका सूत्र समझ में आ जाएगा। तो ये जस्ट मैंने ऐसा ही मात्रक बता दिया है। अब मुद्दा आता है कि भैया जो प्रतिरोध है ना, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये ज्यादा जरूरी बात है पढ़ना। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक।
यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आओ कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनसे एक प्रतिरोध प्रभावित होता है और उनकी मदद से हम प्रतिरोध को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या उनके कम ज्यादा होने से प्रतिरोध कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। आ जाओ एक बार जरा देख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने किसी भी तार को एक लेबोरेटरी में रखा। अब दूसरा, कई बार हमारी समझ में यह भी आता है कि हम प्रतिरोध को नियतांक पढ़ लेते हैं, वहां भी कंफ्यूजन है। सारी चीजों को हम कंफ्यूजन निकालेंगे। इसी को कहते हैं कि आप एक थोड़ी सी ना क्लैरिटी के साथ पढ़िएगा, है ना। तो बात आती है कि भाई प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो वैज्ञानिकों ने एक तार लिया, एक वायर लिया, ये मान लो एक तार लिया। इस तार की लंबाई को उन्होंने कहा एल। ये आगे पीछे तक कुछ भी हो सकता है, मैंने तो जस्ट एक हिस्सा लिया है तार का छोटा सा। मैंने कहा कि ये तार है मेरे पास जिसकी लंबाई है एल। मैंने एल क्या कह दी, इसकी लंबाई। एल है इस तार की लंबाई यानी कि लेंथ। ठीक, उसके बाद ये जो एरिया है इसका, मैंने कहा इसको ए। सुनो, एक एरिया हम कौन सी बात करते हैं, एक तार में बहुत सारे एरिया होते हैं। ये रहा, देखो जैसे मेरे पास एक ये वायर है, ठीक है, कॉपर का तार है मेरे पास ये। तो अगर आप, ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, अगर ये बिल्कुल सीधा हो तो इसको अगर आप ऐसे देखोगे ना, आपको यहाँ से भी गोल दिखेगा। मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, फिर भी ये यहाँ से आपको गोल ही नजर आएगा। फिर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं, ये फिर भी गोल हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्रफल की जो तार के काटे पीटे जाने से कोई फर्क ही ना पड़े उस पर, वो वैसा ही रहे, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन अगर मान लो आप इस एरिया की बात करें, भाई ये भी तो एक एरिया है इसका, इसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। आपने सुना हो सिलेंडर में कर्विलीनियर एरिया या कर्व सरफेस। अगर इसको काट देंगे तो कर्व सरफेस कम नहीं हो जाएगा, अभी इतना है, काट दोगे तो कम हो जाएगा। तो हम ऐसे सूत्रों में वो हिस्सा लेते हैं। तार को आप ऐसे देख रहे हो, भाई ये गोलाकार तार है, ठीक, और मैं उसको बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ। तो ये वाला हिस्सा जो है, इसका मतलब ये गोल वाला हिस्सा जो है, सामने वाला हिस्सा जो है, जैसे अगर आप बात करो इस बॉटल में, मान लो ये तार है, तो इसका ये वाला हिस्सा, अब ये तो थोड़ी पतली मोटी है, अगर ये सेम होती तो हर जगह मोटाई जो है इसकी सेम रहती। तो सामने आपको क्या एरिया नजर आता, आपको नजर आता केवल एक वृत्त, केवल एक सर्कल जिसकी रेडियस आर है। तो क्षेत्रफल क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर कौन सा एरिया लेंगे, हम हमेशा पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे। क्यों करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये है इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब इसको सिंपल एरिया कह दो या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह दो, या चलो पूरा ही कहो फिर, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप बहुत पढ़ते होंगे इस शब्द को, लेकिन कभी आपने जानने की शायद कोशिश ना की हो कि सिंपल एरिया में और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है। ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया, वैज्ञानिकों ने ये पाया, ये सब प्रैक्टिकली है। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि अगर आप किसी वायर की लंबाई को बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। रेजिस्टेंस मापने की मेरे पास मशीन है, ओम मीटर है। मैंने लंबाई बढ़ाई, रेजिस्टेंस मापा, मतलब इतने बड़े तार का रेजिस्टेंस मापा, वो कुछ आया। लंबाई बढ़ाई, रेजिस्टेंस बढ़ा पाया, तो मैं कह दूंगा कि भाई लंबाई बढ़ाने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। अब इस बात को साइंटिफिकली कैसे लिखा जाता है समझो। साइंस में ऐसे लिखा जाता है इस बात को, फर्स्ट डालना कि तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध लंबाई के सीधा अनुक्रमानुपाती, ठीक है, या तो आप कहिए सीधा अनुक्रमानुपाती, या इसकी जगह हम एक और शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, समानुपाती। ये दोनों एक ही बात है, सीधा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अभी सुनते रहो बस, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में एक ही शब्द यूज करते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, आपने ये अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती तीन चीजें पढ़ी होंगी। देखिए समानुपाती एक ही बात है, व्युत्क्रमानुपाती को भी रोक दीजिए, अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने बहुत पढ़ा होगा, बट समझ में कभी नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि तार का जो प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस,
ये इसके सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती कहिए या समानुपाती कहिए, इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका निशान जो है वो ये है। आप ऐसे अल्फा जैसा बना दोगे। देखो अल्फा क्या होता है, ये है अनुक्रमानुपाती। अल्फा का मतलब है इसमें ऐसे लग जाएगा बस, और अनुक्रमानुपाती का मतलब है सिंपल ऐसे रहने दो। तो ये है आपका अनुक्रमानुपाती किसके, लंबाई के। अब इस बात को कहने का मतलब क्या है, देखिए साहब, इस बात को कहने का मतलब है, आपने ये हमेशा रटे होंगे, कभी समझ नहीं आए होंगे, इनको अच्छे से समझो। एक बार पहली बार आपके सामने आया है, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं, बस रिक्वेस्ट रहेगी अच्छे से सुन लो। आगे कभी मैं इनका इस्तेमाल करूं तो बार बार मत पूछना। अगर हम इन्हीं चीजों को हर बार समझेंगे तो मेन टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे, ये बेसिक है आपके। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भैया इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। मैं कहता हूं महाराज, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर बराबर का निशान क्या नानी के यहाँ गया है? भाई बराबर के निशान का क्यों इस्तेमाल नहीं कर लिया हमने? ये बराबर नहीं है। इस बात का मतलब है कि तुम अगर लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब अगर तुम एक छोटा तार ले रहे हो, उसका कुछ प्रतिरोध है, तो अगर लंबाई बढ़ा दी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इतने छोटे तार में मान लो 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं और तुमने लंबाई बढ़ा दी, तो हो सकता है कि 10 में से अब 6 इलेक्ट्रॉन जा पाए। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तुम खुद सोचो ना, जितनी लंबी यात्रा होगी इलेक्ट्रॉनों को, उतना मुश्किल होगा यात्रा तय करने में। अगर रास्ते में रुकावटें ज़्यादा हैं तो कोई कहीं गिर के खत्म हो जाएगा, कोई कहीं गिर के खत्म हो जाएगा। तो इस बात का मतलब अच्छे से समझ जाओ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब क्या है कि प्रतिरोध लंबाई के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। और इस बात का अर्थ है कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, और अगर इसको घटाओगे तो ये घटेगा। ठीक है। एक साथी कहता है कि भैया आर के बढ़ने से क्या एल बढ़ेगी, ये भी तो कह सकते हैं। तुम पढ़ ही उल्टा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, मान के चलो कि मैं प्रतिरोध हूं, मान लो मैं एक अच्छा आदमी हूं, मेरी अच्छाई है, अच्छाई को मान लो प्रतिरोध। अब अच्छाई मान लो किसी चीज से बढ़ रही है, किस चीज से बढ़ रही है? भाई वो बढ़ती है कि जब सामने मेरे सामने अच्छा व्यवहार करने वाले लोग हों। मैं हूं प्रतिरोध, मेरे सामने अच्छा व्यवहार करने वाले लोग हैं। तो मुझे बताओ कि मेरी जो अच्छाई है वो कब बढ़ेगी? मेरी अच्छाई बढ़ेगी जब सामने अच्छा व्यवहार करने वाले लोग होंगे। मेरी अच्छाई कब बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगा? जब सामने अच्छे व्यवहार करने वाले लोग होंगे। तो इसका मतलब ये है कि देखो, लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, आप ऐसे कहो। लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, ना कि ऐसे कहो कि प्रतिरोध के बढ़ने से लंबाई बढ़ जाएगी। वो तो गलत चीज है ना। भाई तार की, मान लो मेरे पास ये तार है, ठीक है, ये तार है। फिर से समझो दोबारा से, मैं इसकी लंबाई को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ गई। लंबाई बढ़ाऊंगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या मैं उल्टा कह सकता हूं कि प्रतिरोध को बढ़ाऊंगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी? भाई इसकी लेंथ कैसे बढ़ जाएगी जब यही तार है तो मेरे पास? असल में देखो, लेंथ की निर्भरता रेजिस्टेंस पे है, सॉरी, इसकी निर्भरता इस पर है, इसकी इस पर नहीं है। ये बात समझ लो। कुल मिलाकर आप ऐसे कहोगे कि लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऐसे नहीं कहोगे कि रेजिस्टेंस बढ़ने से लंबाई बढ़ जाए, क्योंकि लंबाई बढ़ना ऑप्शन ही नहीं है। मान लो मेरे पास तार ही इतना है, लंबाई बढ़ना ही ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो लंबाई बढ़ ही नहीं सकती। हाँ, इसकी लंबाई कब बढ़ सकती है? जब हम इसमें कोई दूसरा तार जोड़े, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, अबीर के लिए इतना याद रखो कि भाई लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, वैज्ञानिकों ने क्या कहा? वैज्ञानिकों ने इसका क्षेत्रफल कम या ज्यादा करके देखा। अब कम या ज्यादा करके उन्होंने कैसे देखा? एक बार उन्होंने तार को पतला लिया, मान लो कॉपर का तार लिया उन्होंने इतना पतला, ठीक, इतनी ही लंबाई का, इतनी मोटाई का तार, रेजिस्टेंस कुछ वैल्यू आ गई। फिर उन्होंने इसकी मोटाई बढ़ा दी, तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ा कि मोटाई के बढ़ने से प्रतिरोध घट गया, यानी कि क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध घट गया। फिर उन्होंने इसकी मोटाई और कम कर दी, मतलब जितना ये है उससे भी कम कर दी, तो कम करने पे प्रतिरोध बढ़ गया। यानी कि मोटाई के साथ, यानी एरिया के साथ, क्षेत्रफल के साथ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध का उल्टा संबंध चलता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे, तार को मोटा करोगे तो प्रतिरोध कम होगा, और पतला करोगे तो ये बढ़ेगा प्रतिरोध। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जो प्रतिरोध है ना, और किसका है, तार का, ये डेफिनेटली प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती। अब मैं ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं, ये हेडिंग तो आपने नोट कर ही ली होगी, है ना? यहां तक कर लो कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional टू
एरिया। देखो भैया, ये बात कहने का ये मतलब है, अब जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, देखो व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर ये दोनों प्रतिरोध और क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल के घटने से प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब उल्टा संबंध है। अब इस बात को कहीं कोने में लिख लो, ये बात तो मैं हर नहीं लिखवाऊंगा, आप लिख लो कि भाई व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है उल्टा संबंध और समानुपाती या सीधे अनुक्रमानुपाती का अर्थ है सीधा संबंध। ये चीज लिख लो कहीं पे, थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में लिख लिया करो इन चीजों को, ताकि आगे पूछने की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध जो है, अच्छा ये चीज पेपर में नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ कि अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा संबंध होता है, ये तो 9th क्लास की चीज है, तो ये आप अपनी भाषा में लिख लो, ये आएंगी पेपर में। तो सीधा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, देखो चिन्ह तो दोनों का सेम रहेगा, बस अगर कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती है तो हम उसको नीचे लिख देंगे, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल क्या है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है, अगर कहीं आपको ऐसे लिखा मिले, इसका मतलब है कि इसको बढ़ाने से ये चीज घटेगी और इसको घटाने से ये चीज बढ़ेगी। अब मुझे बताओ कि आपको समझ में आ गया कि भाई प्रतिरोध को अगर कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे। अगर मान लो मुझे कहीं कम प्रतिरोध चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तार की कम लंबाई ले लूंगा। अगर मान लो मैं बाउंड हूं, भाई कई बार तार की कम लंबाई नहीं ले सकता हूं, मान लो मेरी बैटरी 100 मीटर दूर है और मेरा पंखा मुझे यहीं रखना है, यहाँ बैठे आदमी को हवा देनी है, तो मैं लंबाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता और मुझे प्रतिरोध कम रखना है, तो मैं क्या करूंगा, कम प्रतिरोध रखना है तो थोड़ा सा तार मोटा ले लूंगा। बोलो यस और नो। तो कहीं पर मैं लंबाई चेंज कर सकता हूँ, जहां नहीं कर सकता मैं एरिया से काम चला लूंगा, मैं क्षेत्रफल से काम चला लूंगा। जरा ये बताइए, दोनों बात समझ में आ गई, थम्स अप करिए। कृष्णा आज कोर्स कवर किया है, ज्वाइन हो जाएगा। भाई बिल्कुल शुरू से क्लास लो, बीच में से बिल्कुल मत जोड़ो, है ना। ठीक है। इनवर्सली की स्पेलिंग, अरे सही कर लिया करो यार, ये नहीं आएगा ये लो, कर लिया करो ऐसी ऐसी चीज़ों को, तो कहीं स्पेलिंग स्पेलिंग सही हो जाए, टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना। ये स्पेलिंग मात्राएं कहीं हो भी जाए तो इनको तो अपने आप सॉल्व कर लिया करो, सही कर लिया करो, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, पेपर में उसकी वजह से थोड़ा ना नंबर कटेंगे। ये आपको बात क्लियर होगी। अब सुनो, अगर मैं दोनों को अब मिलाकर देखूं अब ऐसा तो है नहीं कि तार में लंबाई को अलग पढ़ लूँ या क्षेत्रफल अलग पढ़ लूँ, मुझे तो दोनों को मिला के ही पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं दोनों को मिलाकर पढ़ता हूँ, यानी कि दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, ऑन कंबाइनिंग बोथ, दोनों को मिलाया मैंने तो मैं पाता हूं, दोनों को मिलाने का मतलब है मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, एल ऊपर रहेगी ए नीचे। इस बात का मतलब है, देखो सामने लिखने का मतलब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका मतलब है कि इसको बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। नीचे लिखने का मतलब इसका इसके साथ व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाने से घटेगा और घटाने से बढ़ेगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक। अब सुनो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मेरे पास दो तार हैं, बड़े ध्यान से सुनना फिर से, मेरे पास दो तार हैं, एक है चांदी का यानी कि सिल्वर का, और एक मेरे पास लोहे का तार है यानी कि आयरन का वायर है। अब सुनो, इनकी लंबाई बिल्कुल समान है, ठीक, इसकी भी लंबाई एल है, चाहे जितनी मीटर हो, 1 2 3 4 जो भी हो, मैंने तो एल कह दिया और मैं इसको भी एल कह देता हूँ, मतलब दोनों सेम है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, तुम्हें ऐसा लगे कहीं तुम इंटरप्रिटेट कर लेते हो ना कि जी ये तो मोटा है ये तो पतला है, मैं इसी को कॉपी मार लेता हूँ, ये लो, अब तो सही है। जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया है। अब मुझे एक बात बताओ कि मान के चलो इसकी लंबाई है 10 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी भी लंबाई 10 मीटर है और इसका भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अब अगर मैं इन दोनों का प्रतिरोध देखूं तो भाई मैं क्या पाऊंगा, एल बटे ए यानी 10/1, तो प्रतिरोध आ गया 10 ओम। अब भाई साहब इसका भी प्रतिरोध 10 ओम ही आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है। प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, और हम यहाँ कह रहे हैं कि जितना चांदी रुकावट डाल रही है उतना ही लोहा डाल रहा है, जितना लोहा डाल रहा है उतनी चांदी डाल रही है। क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यस और नो करके बताओ। अगर मैं कह दूं कि ये फॉर्मूला पूरा समझ में, ये फॉर्मूला ओके है, तो बताओ
कोई बात नहीं ईशान, मेरी क्लास में तो शायद आपको इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मेरा कोई सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है टेक्निकल वर्ड जो हिंदी में इंग्लिश में ना हो। बाकी तो देखो ये शब्द इतना तो आप भी नहीं है कि हिंदी ना समझ में आती हो कि भाई क्या कौन कितने ये सारी चीज़ें भाई मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, होता है खाता है, ये सारी चीज़ें बढ़ता है घटता है, ये तो सबको समझ में आता होगा। बाकी रेजिस्टेंस को मैंने ऐसा नहीं कहा कभी प्रतिरोध ही कहकर चल रहा हूँ। अब भाई ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, अभी कुछ कमी है इस फॉर्मूले में। क्या कमी है सुनो, अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। एक मैं ऐसा फैक्टर डालूंगा, एक मुझे ऐसी चीज और डालनी है कि जो इस बात का ख्याल रखे, अब लाइन में मजा आ जाएगा। एक ऐसा फैक्टर डालूंगा कि जो इस बात का ख्याल रखे कि अगर मटेरियल बदले तो भाई फिर वो प्रतिरोध को चेंज कर दे। भाई मटेरियल बदलेगा यानी पदार्थ बदलेगा, चांदी से लोहा होगा तो निश्चित तौर पर प्रतिरोध बदलेगा। इस बात का ख्याल रखने वाले लंबाई और एरिया थोड़ी है, लंबाई और एरिया इस बात का ख्याल नहीं रख सकते। लंबाई और एरिया तो एक तार के लिए ख्याल रख सकते हैं, ये इस बात का ख्याल ही नहीं रख पाएंगे कि मटेरियल बदला तो भाई मटेरियल बदलने से लंबाई और एरिया क्यों चेंज होंगे, नहीं चेंज होंगे। तो मुझे कुछ ऐसा तो डालना पड़ेगा। तो मैंने एक फैक्टर बनाया और ध्यान से सुनना, मैंने उस फैक्टर का नाम दिया रजिस्टिविटी। मैंने उस फैक्टर का नाम दिया रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। लोग पढ़ लेते हैं किताबों में, मैंने लिखा देखा है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही बात है, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें अलग हैं। एक चीज की मैंने खोज की रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को मैंने सिंबल लिया रो, ये सिंबल है रो, और मैंने कहा कि रजिस्टिविटी एक ऐसा पदार्थ का गुण है कि जो पदार्थ के साथ फिक्स है कि भाई इस पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू इतनी है और इस पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू इतनी है। ये कब बदलता है रजिस्टिविटी, समझो एक ऐसा गुण है पदार्थ का, जैसे मान लो कि भाई मेरे ही जैसा कोई एक लड़का है, उसकी लंबाई लंबाई चेहरा सब कुछ मेरे जैसा है। अब हम तो मेरे मेरी टू कॉपी है, अब हम दोनों लेकिन हैं तो अलग अलग, गुण तो हमारे अलग अलग हैं। तो पहचान करने के लिए किसी ने क्या किया कि हमारे कपड़े बदल दिए। मान लो मेरे जैसे 50 लड़के हैं बिल्कुल सेम टू सेम, तो पहचान करने के लिए मैं क्या करूंगा, भाई हमारे गुण अलग अलग हैं। अब मान लो कहीं इनाम मिल रहा है तो जिसके गुण अच्छे हैं उसी को तो ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए। ये मान लो इनाम मिलने की बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा प्रवाहित हो सकते हैं, तो हमने एक पहचान बनाने के लिए क्या किया, उनको कपड़े अलग अलग पहना दिए कि भाई सफ़ेद कलर वाले का सबसे अच्छा इनाम मिलेगा, काले कलर वाले को सबसे बेकार इनाम मिलेगा। ये बात हो गई। उसके बीच में जितने कलर होंगे उनका कोई क्रम सेट कर दिया, मान लो विबग्योर सेट कर दिया कि इस ऑर्डर में मिलेगा। तो कुछ तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे अलग अलग पहचान हो। तो सिर्फ ये मान लो कि मैंने इसको पहचान देने के लिए कपड़े पहना दिए, यानी एक ऐसी चीज रखी, एक ऐसी चीज रखी कि जो उस तार के साथ ही कांस्टेंट रहे, उस तार के हिसाब से ना बदले लेकिन अलग अलग तार के हिसाब से बदल जाए। देखो लंबाई और एरिया तार के साथ बदल सकते हैं लेकिन ये कांस्टेंट मैंने ऐसा लगाया। अच्छा सुनो, कांस्टेंट क्या होता है पहले समझो। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, एक अंक जो नियत रहे। लेकिन हम लोग क्या गलत पढ़ लेते हैं कि वो हमेशा ही नियत रहेगा, नहीं। समझो ध्यान से, नियतांक का मतलब होता है कि कुछ शर्तों के साथ नियत है, वो शर्तों के साथ एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लो, दुनिया पलट दो, एलियनों को बुला लो, कुछ भी कर लो, भैंस के लिए देखो, इंसान के लिए देखो, सबके लिए नियत रहेगा, नहीं। हर नियतांक के साथ कुछ शर्तें होती हैं। कुछ ही नियतांक ऐसे होते हैं कि जो किसी भी शर्त के बगैर नियतांक होते हैं। तो ये एक नियतांक है। नियतांक का मतलब ये तार के लिए एक फिक्स वैल्यू है कि भाई ये तार के साथ नहीं बदलेगा। अगर चांदी है, चांदी की लंबाई बदल लो, चांदी का एरिया बदल लो, ये नियत नहीं रहे, ये नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने मटेरियल बदल दिया तो ये बदल जाएगा। तो छोटी सी जगह में, अच्छा चलो इसको बाद में डिफाइन कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, एक चीज और याद रखना, इसकी डेफिनेशन मैं अभी लिखवा दूंगा कि जब हम इसको, अब इसको हटा देंगे हम, जब हम इसको बराबर के निशान में बदलते हैं तो मुझे एक नियतांक लगाना पड़ता है। असल में देखो ये हम कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हैं। कभी भी हम ऐसे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते जब तक कि बराबर का निशान नहीं होगा। तो मैं कैलकुलेशन तब कर पाऊंगा जब बराबर का निशान होगा। मैथ्स में क्या हमने कोई पढ़ा है ऑपरेशन ऐसा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नहीं भाई, हमने पढ़ा है या तो आर गुणा पढ़ा है, आर भाग पढ़ा है, आर बराबर पढ़ा है। हम आर बराबर ही तो पढ़ते हैं, हम कभी इसके साथ कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। जब मैं इसको बराबर के निशान में बदलूंगा तो भाई मुझे पता है ऐसे तो डायरेक्टली नहीं लिख सकता, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने एक नियतांक लगा दिया। तो जब भी आप इस निशान को हटाएंगे, याद रखना बराबर का निशान और एक नियतांक लगाएंगे, और ये नियतांक सूत्र के हिसाब से अलग अलग होगा। तो रो क्या है, यहां पर एक नियतांक है। ठीक है साहब, रो क्या है? रो यहां पर एक नियतांक है जिसका नाम है प्रतिरोध। देखो समझो, अब तुम कहोगे जी नियतांक भी है और प्रतिरोध भी है। अरे भाई
मुझे एक बात बताओ कि नियतांक का मतलब तो ये है कि एक ऐसा अंक जो नियत रहे। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही अंक नियत रहेगा, भाई यहाँ पर ये नियत है, कहीं पर कुछ और नियत रहेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण में हम रो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण में कौन नियत रहता है, बड़ा जी, तो वो भी तो एक नियतांक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अंक हैं जो अलग अलग स्थितियों में नियत रहते हैं, तो जहां पर उनकी जरूरत पड़ती है हम उनको वहां लगा लेते हैं। तो प्रति यहां पर एक नियतांक हमने लगाया, और नियतांक इस सूत्र के हिसाब से क्या लगाया हमने, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ये हो गया आपका नियतांक, यानी कि एक कांस्टेंट। याद रखना, जब भी इसको हटाएंगे बराबर का निशान में, और हमें बदलना पड़ेगा, हम कैलकुलेशन ही तब कर सकते हैं जब बराबर का निशान लगा देंगे, और इसकी जगह पे एक नियतांक लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली बराबर का निशान लगाओगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो चांदी और लोहा, गधे घोड़े में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो मुझे एक नियतांक लगाना पड़ेगा जो ये बताएगा कि तुम गधे की बात कर रहे हो या घोड़े की बात कर रहे हो। ठीक है, अब लंबाई और क्षेत्रफल बराबर भी हों तो भाई ये तो बराबर नहीं हो सकता किसी भी तार का, तो इसकी वैल्यू, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसके लिए प्रतिरोध कम होगा उसके लिए वैल्यू कम होगी। चांदी के लिए इसका मान कम होगा, लोहे के लिए इसका मान ज्यादा होगा। लंबाई और क्षेत्रफल बराबर भी हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लंबाई और क्षेत्रफल ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझसे रो पूछोगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं कि इसके लिए अगर 2 है तो भाई इसके लिए वो 50 रहेगी। अब तुम कैलकुलेट करके देख लो, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। रो कितना है 50, एल और ए तो आपका 10 और 1 ही रहेंगे। यहाँ कितना लगाओगे, आर बराबर रो कितना है 2, एल और ए तो यही रहेंगे, तो यहाँ कितनी हो जाएगा 20, प्रतिरोध 20 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 500 हो जाएगा। अब फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस फर्क को लाने के लिए मैंने प्रतिरोधकता को लाया, मैं रजिस्टिविटी को बीच में लाया, ताकि ये गधे और घोड़े में अंतर कर सके। अब सवाल आता है कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, भैया ये मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होगी, चांदी के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग। अब क्या मुझे याद रखनी है, कुछ नहीं याद रखना, अगर पेपर में आएगी तो सवाल में ये वैल्यू देगा। वो वैल्यू जो प्रैक्टिकल होती हैं, जो हर मटेरियल के साथ बदलती हैं, हम उन्हें कभी भी याद नहीं रखते हैं, ना करनी पड़ती हैं, वो पेपर में देगा। अब बताइए जरा, क्लियर है कि आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, मेरी समझ में आ गया, ये है प्रतिरोध का सूत्र। अगर किसी तार का प्रतिरोध आपसे पूछा जाए, अगर किसी तार का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए, तो आप क्या क्या मांगोगे, उसकी लंबाई बताओ, उसका क्षेत्रफल बताओ, उसकी प्रतिरोधकता बताओ, उसकी रजिस्टिविटी मुझे बताओ। ठीक है, तो रजिस्टिविटी को लिख लेते हैं, क्या होती है, तो आप कहेंगे कि रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। अच्छा, एक सवाल और आपका चल रहा होगा कि भैया ये भी तो नियतांक होता है, ओम के नियम में नियतांक होता है ना। अभी उस चीज को भूल जाओ, ओम के नियम को किनारे रखो। अभी मुझे नहीं पता कि आर नियतांक है या नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं कोई चीज आर है। अभी आप आर पे फोकस ही मत करो कि नियतांक है या नहीं है, आप इस पे फोकस करो। जैसे आपको ये समझ आई ऐसे ही आर भी समझा दूंगा। आर नियतांक होता है नहीं होता है वो बाद की बात है। तो प्रतिरोधकता क्या है भाई, कि प्रतिरोधकता क्या है, एक नियतांक, एक, या ऐसे लिखो कि तार का नियतांक। लेकिन ये गलत इमेज मत बनाओ कि भाई नियतांक है तो हमेशा ही नियत रहेगा, नहीं, नियतांक भी शर्तों के साथ होते हैं। प्रतिरोधकता क्या कहती है कि देखो सुनो, प्रतिरोधकता ये कहती है कि साहब तुम चांदी का तार ले आए, ठीक है, मैंने कहा कि प्रतिरोधकता जी नियतांक रहोगी, इन्होंने कहा हमेशा नहीं रह पाएंगी, कुछ शर्तों के साथ नियत रहेंगी। मैंने कहा क्या क्या शर्त हैं, इसने कहा देखो लंबाई और क्षेत्रफल को कितना ही बदल लेना, ये चांदी का तार है, इतना लंबा इतना क्षेत्रफल है, ये चांदी है, ठीक है, तुम इसको और लंबा कर दो, चाहे पतला कर दो चाहे मोटा कर दो, लेकिन मैं उतनी ही रहूंगी, मैं लंबाई और एरिया के साथ नहीं बदलूंगी। लेकिन अगर तुमने चांदी की जगह लोहा लगा दिया, चाहे इतना भी बड़ा लोहा तुम ले लो, चाहे इतना ही तुम लोहा ले लो, तो मेरी वैल्यू बदल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं लंबाई और क्षेत्रफल के साथ बदलूं, लंबाई और क्षेत्रफल मेरे लिए क्या कहेंगे, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिविटी से, मतलब तार के मटेरियल से। तो ये एक तार का नियतांक है, तार का नियतांक है जो कि केवल पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, जो कि केवल पदार्थ के प्रकार पर
निर्भर करता है, यानी कि एक कांस्टेंट। अब समझना मजा आएगा आपको। अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। अब देखो इसमें दोनों बात कह दी मैंने कह दिया एक नियतांक है। नियतांक किसके लिए है? लंबाई और क्षेत्रफल के लिए तो नियतांक है, लेकिन अगर मटेरियल चेंज हुआ, अगर पदार्थ का प्रकार चेंज हुआ तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो हालांकि इसी में वो बात आ गई है कि भाई नियतांक किसके लिए है? लंबाई और क्षेत्रफल के लिए। और पदार्थ पर निर्भर का मतलब है कि पदार्थ बदलेगा तो मैं बदल जाऊंगा। ठीक है, फिर भी नोट डाल के लिख लो। इसको थोड़ा सा और खोल के लिख देता हूं मैं कि जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता लंबाई व, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, दूसरी क्लास का समय हो रहा है, थोड़ा तेज लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में समझ लेना। प्रतिरोधकता लंबाई व क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलती। कब बदलती है? जब तुम उस तार का पदार्थ ही बदल दो। ठीक है जी, मतलब इतना गहरा सवाल है, आप गलती करोगे। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी डजंट चेंज विद लेंथ एंड एरिया। ये कब बदलती है? ये केवल पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है, तो पदार्थ बदल दोगे तो ही बदली जाएगी। ठीक, चलो भाई मेरी समझ में आ गया। मतलब मैं कह रहा हूं इतनी गहरी बात है, जब तक आप इसको इतनी ही गहराई के साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम कंफ्यूज आ जाओगे। हर एक मटेरियल के लिए अलग होगी। प्रतिरोधकता की कहानी को यहीं क्लोज कर दूं। कैसे क्लोज कर दूंगा? मात्रक और लिख दो इसका। भाई इसका मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, और इसका मात्रक है साहब ओम और मीटर। फटाफट से मुझे बताओ कि प्रतिरोधकता क्लियर? प्रतिरोध पे ले चलो। अब रथ को प्रतिरोध की तरफ मोड़ दिया जाए। ओम मीटर हो गया, सिंबल हो जाएगा ओम मीटर। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, लिखना चाहो लिख लो कि प्रतिरोधकता केवल तार का प्रकार बदलने से बदलती है, तार का लंबाई क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलती है। बहुत गहरी बात है भाई साहब, मतलब कहते हैं कि एकदम एकदम गहरी बात। ठीक है जी, प्रतिरोधकता का चैप्टर क्लोज कर दूं। समझ गए प्रतिरोधकता क्या है, रजिस्टिविटी क्या है? कि पदार्थ के तार का गुण है, जिसको ना लंबाई से मतलब, जिसको ना क्षेत्रफल से मतलब, इसको सिर्फ मतलब है कि तुम बने किसके हो। अगर आप प्रतिरोधकता पूछोगे कि प्रतिरोधकता जी तुम किस पर निर्भर कर रही हो, ये कहेगा ना मेरे को लंबाई से मतलब है, ना मेरे को क्षेत्रफल से मतलब है, मुझे सिर्फ मतलब है कि ये किस चीज का बना है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ चलो एक ना टेम्परेचर का और कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बाद में करा दूंगा। पहले अभी समझ बनाओ। एक टेम्परेचर की कहानी बाद में बता दूंगा, उसके बाद बाकी बाद में कर लेंगे। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अलग लेकर चलेंगे, अभी पहले इतना याद रखो। पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, एक साथ करवाऊंगा तो घबरा के गिर जाओगे। अब मैं प्रतिरोध पर लौट कर आता हूं। फिर मैं कह रहा हूं ओम के नियम में प्रतिरोध नियतांक होता है, उसको भूल जाओ फिलहाल। मत सोचो ही मत कि आपने ओम का नियम पढ़ा हुआ है, एक तरफ खिसका दो उसको। मुझे बस इतना बताओ कि अब तक प्रतिरोध क्या है। अब प्रतिरोधकता को भूल जाना, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम हमेशा कंबाइन करते हो। कंबाइन मत करना, प्रतिरोधकता का चैप्टर क्लोज। नाउ वी आर मूविंग टू रेजिस्टेंस, कि भैया अब हम प्रतिरोध की तरफ रथ को मोड़ें। प्रतिरोध भैया बैठे हुए हैं अपना। मैंने कहा जी क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा बढ़िया है सब। मैंने कहा किस किस पे निर्भर कर रहे हो? उन्होंने कहा देखो, एक तो मैं सबसे पहली चीज तो इस बात पर निर्भर करूंगा कि तार कौन सा है, निर्भर करेगा 100%। उसका ध्यान कौन रखेगा? रजिस्टिविटी। मैं इस बात पे निर्भर करूंगा तार किसका है, चांदी का है, लोहे का है। मैंने कहा कौन ख्याल रखेगा तुम्हारे सूत्र में इस बात का? उन्होंने कहा ये है ना, ये ख्याल रखेगी। अगर चांदी है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर लोहा है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लोहे से और नीचे चलोगे इसकी वैल्यू और कम होती चली जाएगी। ठीक, मैंने कहा और कह रहा जी मैं लंबाई पे भी डिपेंड करूंगा। अगर चांदी के भी तार की तुम एक लंबाई इतनी लो, एक लंबाई इतनी लो, तो लंबाई ज्यादा बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा। और मैंने कहा और इसने कहा जी एरिया पर भी डिपेंड करूंगा। तो तुम कहते हो कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, वो रहता है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि वो ऐसा कांस्टेंट नहीं है कि जो हर चीज के साथ ही कांस्टेंट रहे, पूरी दुनिया में कुछ भी बदल जाए वो कांस्टेंट रहे। तुम इसको कांस्टेंट समझते थे, देखो ये तो कितने रूप बदल रहा है। मैं हमें हेडिंग के साथ पढ़ना है कि नियत भी है तो कब नियत है, वो चीज पढ़नी पड़ेगी। तो भाई साहब अभी तक तो हमने देखा है ये तो खूब बदल रहा है यार, दबा के बदल रहा है। भाई रो के साथ चेंज हो रहा है, लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, एरिया के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है साहब, देखो
1 सेकंड का समय दे दो मुझे, बस 1 सेकंड। बस यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस 1 सेकंड का समय दे दो। चलो, ये मेरी बात समझ में आ गई। अब और क्या जी सवाल बन सकते हैं इससे? सवाल अभी बहुत सारे बन सकते हैं। ये प्रतिरोध हो गया आपका। अच्छा, मैं प्रतिरोधकता को थोड़ा नीचे, अच्छा प्रतिरोधकता के बाद ही चलो क्योंकि इसके बाद की तो स्लाइड है ये। फिर से लौट कर आते हैं कि भाई हमने पढ़ लिया आर बराबर हमने पढ़ा आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। तो अब ये लिख लो, ये किस किस चीज के साथ चेंज होता है। तो भाई ये तो हमने पढ़ लिया, पीछे ही पढ़ लिया है कि लंबाई बढ़ाने से चेंज होता है। देखो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा, ये लिख लिया हमने। अच्छा, यहाँ बताने की जरूरत है क्या? चलो मैं फिर से एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देख लो फिर भी कि तार का प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है? लंबाई, क्षेत्रफल व पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। ये तीन तीन चीजों पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा ये किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। तार का रेजिस्टेंस, तार के पदार्थ का प्रकार, लंबाई और एरिया के अलावा। तो आप जो कह रहे हो ना, ये सवाल मैंने आपसे एक पूछा था, कहाँ गया वो, ये कि बताओ विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो साहब केवल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तार का मटेरियल क्या है, लंबाई क्या है और एरिया क्या है, इनके अलावा किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। अभी आपको ये चीज और गहराई में समझ में आ जाएगी जब आप इनको भी जान लोगे, इस रिलेशन को जान लोगे कि आखिर इस रिलेशन में है क्या। तो अभी के लिए और गहराई में आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इसका इसका उत्तर है ये कि ना ये वी पर डिपेंड करता है ना आई पर, ये तो भैया रो एल और ए पर डिपेंड करता है। यहां तक बताइए। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं एक चीज और करवा रहा हूं और फिर हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। देखो, ये तो असल में हो गई तार की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब है लंबाई है, क्षेत्रफल है, तार का प्रकार क्या है। अब एक चीज और है जो कि है, मान लो मैंने सिल्वर का तार ले लिया, लंबाई इतनी है, एरिया फिक्स कर दिया। क्या इन तीनों को छोड़ दो, मुझसे पूछा गया, क्या इन तीनों के अलावा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसी और चीज पर भी डिपेंड करती है, किसी और चीज पर भी निर्भर करती है? मैंने कहा बस एक चीज और है। तुम कहोगे ए भैया अब नहीं अब नहीं। बस एक चीज, एक चीज है, वो है टेम्परेचर, तापमान। असल में वो लंबाई और एरिया थोड़ी है, उसमें इतना कंफ्यूजन ही नहीं है। सिंपल सी बात है, उसको तो आप वैसे भी जानते हो। आपने अपने वैद्युत उपकरणों में देखा होगा, पंखे लगे रहते हैं छोटे छोटे। क्यों लगे रहते हैं? वो इसलिए लगे रहते हैं ताकि वैद्युत उपकरण गर्म ना हो। असल में ये जितने गर्म होंगे ना वैद्युत उपकरण, उतना ज़्यादा इनमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में रुकावट डलेगी। रुकावट डलने का मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा या आप कहो धारा घटेगी। मतलब मेरे लिए उतना ही खराब है जितना ही गर्म हो। तो मैं उनको ठंडा करने के लिए पंखा लगा देता हूँ। तो एक नोट डाल के और लिख देना, इसके नीचे एक नोट और डाल देना। नोट, अच्छा इस लैंग्वेज के नीचे डाल देना, ठीक है। इसी के नीचे डाल देना एक नोट कि प्रतिरोध व प्रतिरोधकता, ऐसे लिखो चालकों की, इसमें भी वैरायटी है। अभी मैं फिलहाल चालकों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कुचालक अर्धचालक कुछ नहीं कह रहा, ना हमें पढ़ना, मुझे बस चालक पढ़ने हैं। चालकों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, चालकों की प्रतिरोध या प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, बस। इसके अलावा प्रतिरोध प्रतिरोधकता किसी पर डिपेंड नहीं करते। यानी कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड
resistivity of a wire increases on increasing temperature। ठीक है, चलो अब भाई साहब आपकी कसम मजा आ रहा है। ओ भाई अब तो मजा आना ही चाहिए, मेरी कसम और खा ली है तुमने। तो केवल ये एक फैक्ट और याद रख लेना, ये तो अलग चीज है, मतलब ये थोड़ी इससे अलग है ना, लंबाई और एरिया से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बाकी इसके अलावा कोई चीज ऐसी छिपी हुई नहीं है। अब इस क्लास की समरी देख लो फटाफट से 1 मिनट में। समरी ये है कि देखो, हमने देखा रेजिस्टेंस हमने फॉर्मूला देखा रो इंटू एल बाई ए। बस सिंपल सी ये बात है कि तार का जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट। बस सिंपल सी बात है, रुकावट जो है 3 चीजों पर डिपेंड करती है, लंबाई, एरिया और उस तार का मटेरियल क्या है। जबकि जो रजिस्टिविटी है ये केवल डिपेंड करती है कि भैया मटेरियल क्या है, इसको लंबाई और एरिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये अलग चीज है, अलग चीज है। उसके अलावा ये दोनों चीजें, अब टेम्परेचर वाली तीसरी चीज को तो अलग ही याद रखो, है ना, कि भाई टेम्परेचर जो है ना उसके बढ़ाने पर दोनों ही बढ़ेंगे, चाहे आर हो चाहे रो हो। ये क्लास की समरी है, 1 मिनट में टक से कदम। ऐसे ही पढ़ के आना साहब कल, क्योंकि कल मैं इसी को आगे एक्सटेंड करूंगा। कल हम देखेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ये सूत्र हो गया आपका। और 2 चीजें और हैं जो इनकी उल्टी होती हैं, उनका इनसे क्या संबंध है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 राशियां आज हमने क्लियर की हैं, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टिविटी। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आप समझ गए होंगे, प्रतिरोध प्रतिरोधकता क्या होती है। कल न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही इनसे बनने वाले और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतर तरीके से, एक शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। आप बढ़िया तरीके से याद करके आना, तभी कल की क्लास भी समझ में आएगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।